हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, शुक्रिया, राम राम, जय जयकार सबको। आप लोग को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप लोग का स्वागत सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सुमेश मोंगा, आपका मेंटर, आपका दोस्त, आपका गुरु, आपका चेला, आपका हमदर्द, आपका हमनी वाला, आपका प्याला, डैश डैश डैश, और जो जोड़ना जोड़ना, और जो गरियानो गरियानो। तो जड़ की बात ये है, सुख दुख के साथी मेरे, चलो चले आनुवंशिकी पदार्थ की खोज करें। आज खाली बैठे थे, बैठे बैठे याद आई आपकी, आ गए। बैठे बैठे आपकी याद आई, हम आ गए। तो भैया बैठे बैठे ख्याल आया आनुवंशिकी पदार्थ की खोज कर ली जाए। चलिए चलते हैं, आनुवंशिकी पदार्थ की खोज करते हैं। तो कह रहा है जी, मैसेचर द्वारा न्यूक्लिन और मेंडल के वंशानुगति सिद्धांतों। तो ये न्यूक्लिन की खोज किसने करी थी? फ्रेडरिक मिशन ने न्यूक्लिन की खोज करी। वो मेंडल ने वंशानुगति सिद्धांतों तथा एक लंबे समय के बाद यह सिद्ध व ज्ञात हो सका कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में काम करता है। फ्रेडरिक मिशन ने खोज करी न्यूक्लिन की, और मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत दिए गए, आ गए थे। उसके बाद काफ़ी लंबे समय बाद ये चीज़ सिद्ध व सत्यापित हो सकी, ज्ञात हो सका कि डीएनए आनुवंशिकी पदार्थ के रूप में काम करता है। हाँ जी, तो मिशन ने आनुवंशिकी पदार्थ की खोज कब करी है? 1869 में। और इसके ये अपने मेंडल भाई साहब के, मेंडल के जो नियम प्रतिपादित हुए, जो सर्कुलेशन में आए, जो प्रिंट हुए, वो कब हुए? 1865 में। वो जिन्होंने मतलब उसकी कब से कब तक करी? 1856 से 1863 तक, ज़िंदगी के 7 साल इन्होंने इन्वेस्ट किए और ये जान लिया, जो सबको बताया 1865 में, वंशागति के सिद्धांत। तो 1865 और 1869, ठीक है, लगभग एक ही समय में ये हुआ काम। लेकिन उसके काफ़ी समय बाद तक, लंबे समय अंतराल के बाद, ये साबित हो सका कि डीएनए एक आनुवंशिकी पदार्थ है। आनुवंशिकी वंशागति के आणविक आधार की खोज 1926 में हुई। तो आनुवंशिकी वंशागति इनहेरिटेंस के मॉलिकुलर बेसिस, कोई उसका मॉलिकुलर बेसिस है, कोई मॉलिक्यूल है जो आनुवंशिकी पदार्थ की तरह काम करता है। इस चीज़ की खोज कब हुई? 1926 में हुई, कि इनहेरिटेंस के लिए कोई मॉलिक्यूल। तो हालांकि लगभग एक ही समय में न्यूक्लिक एसिड की खोज हो गई थी और लगभग उसी समय के आसपास मेंडल के नियम प्रतिपादित हो गए थे। लेकिन आनुवंशिकी पदार्थ डीएनए है, इसके लिए बहुत समय लगा, कई सालों की, बरसों की मेहनत के बाद। और पहला जो हमको क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा है कि आनुवंशिक वंशागति हेरिडिटरी है, जो हेरिडिटरी हो रही है, इनहेरिटेंस हो रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का, उसके पीछे कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का काम है, आणविक आधार है। इसकी खोज 1926 में जाके हुई। ग्रेगर जोहान मेंडल, हमारे जो मेंडल साहब, फादर ऑफ आपका कहिए कि जेनेटिक्स, ग्रेगर मेंडल, वॉल्टर सटन, थॉमस एंड मॉर्गन व अन्य दूसरे वैज्ञानिकों की पूर्व खोजों के आधार पर स्पष्ट हो गया कि गुणसूत्र अधिकतम कोशिकाओं के केंद्रक में से मिलता है। तो अभी तक जिन साइंटिस्ट के नाम जो हेरिडिटरी वाले फील्ड में, जेनेटिक्स वाले फील्ड में काम कर रहे थे, ग्रेगर जोहान मेंडल, वॉल्टर सटन, थॉमस एंड मॉर्गन व दूसरे वैज्ञानिक, उन सभी की खोजों के आधार पर यह स्पष्ट हो गया था कि गुणसूत्र क्रोमोसोम है जो अधिकतम कोशिकाओं की केंद्रिका में मिलता है। लेकिन ये नहीं पता लगा था, गुणसूत्र तो मिल रहा है, क्रोमोसोम तो मिल रहा है, लेकिन अभी इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला था कि कौन सा अणु वास्तव में आनुवंशिकी पदार्थ है, कि हेरिडिटरी मटेरियल क्या है। गुणसूत्र की, क्रोमोसोम की प्रेजेंस न्यूक्लियस में डिस्कवर हो चुकी थी, पहचानी जा चुकी थी, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ था कि यही हमारा आनुवंशिकी पदार्थ है। आनुवंशिकी पदार्थ पर डाउट था कि क्या चीज़ है, कि वो प्रोटीन है, कि वो डीएनए है, कि वो आरएनए है, क्या है, कि लिपिड है, क्या चीज़ है, कौन सा प्रोटीन और मतलब कौन सा अणु, मॉलिक्यूल असल में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, नहीं पता था। रूपांतरी सिद्धांत, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल,
रूपांतरी सिद्धांत, रूप अंतर, रूप का अंतर, ट्रांसफॉर्म होना, तो ए से बी में रूप बदल लेना, बहरूपिया। ट्रांसफॉर्म होना, ट्रांस का मतलब बदलना, फॉर्म रूप बदलना, ट्रांसफॉर्म होना, ए से बी में बदल जाना। रूपांतरी ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, वर्ष 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ, वो फ्रेडरिच मिशर, ये फ्रेडरिक ग्रिफिथ, मिलती जुलती लगभग स्पेलिंग है फ्रेडरिक की। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जो कि निमोनिया के लिए जिम्मेदार है, के साथ कई प्रयोगों से रूपांतरण की अच्छे ढंग से व्याख्या करी। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ काम कर रहे थे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पे। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी वो बैक्टीरिया जो निमोनिया के लिए पॉजिटिव एजेंट ऑफ निमोनिया, जो रायता फैलाता है, निमोनिया करवा देता, के साथ कई प्रयोगों से रूपांतरण की अच्छी ढंग से व्याख्या करी। तो वो काम कर रहे थे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पे, और कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, और आखिरी में आके उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की काफ़ी अच्छे ढंग से उन्होंने उसको समझाया। उनके प्रयोगों के दौरान एक सजीव जीव के प्राकृतिक रूप में परिवर्तन हो गया। तो इनके प्रयोग की क्या खासियत थी कि इनके प्रयोगों के दौरान एक सजीव जीव में, एक लाइव ऑर्गेनिज्म में, जिंदा जंतु में, उसके प्राकृतिक रूप में चेंज हो गया। तो वो मधुबाला थी, मधुबाला से गौशाला हो गई। अरे एग्जाम्पल दे रहा हूँ यार, मधुबाला से कौनो बाला हो गई, मधुबाला से वीरबाला हो गई, जो भी समझ लो आपकी, उसका रूप चेंज हो गया। ठीक है, सजीव जीव के प्राकृतिक रूप में परिवर्तन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु की संवर्धन प्लेट पर वृद्धि करता है, तो इससे पहले एक चीज़ होल्ड करो, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना छोड़ो, एक बात समझो, ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पर कर क्या रहे थे? ये ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं ऑब्जर्व कर रहे थे, वो तो इनको मिल गया ट्रांसफॉर्मेशन। ये करना चाहते थे वैक्सीन डेवलप। थोड़ी सी कहानी अलग से समझो, ये वैक्सीन डेवलप करना चाहते थे, किसके खिलाफ? निमोनिया के खिलाफ। तो उसके लिए ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को अध्ययन कर रहे थे। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी क्या? वो बैक्टीरिया जो निमोनिया का पॉजिटिव एजेंट है, जिसकी वजह से निमोनिया होता है। और बैक्टीरिया को हम लोग कल्चर प्लेट पे ग्रो कर सकते हैं, बैक्टीरिया को हम लोग कल्चर प्लेट पे ग्रो कर सकते हैं। ये क्या बात हुई? तो संवर्धन प्लेट, कल्चर प्लेट, संवर्धन प्लेट, पेट्री डिश होती है, ये डिश टाइप की होगी। अगर आपका सिलेक्शन हो गया नीट में, MBBS सीट मिल गई, तो सेकंड प्रोफेशनल में, पहले प्रोफेशनल में तो आप पढ़ोगे बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और एनाटमी। सेकंड प्रोफेशनल में एक आपको सब्जेक्ट मिलेगा माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में आपको पेट्री डिश देखने को मिलेगी लैब में, और उसमें कल्चर मीडियम भरा होता है, कुछ कल्चर मीडियम यहाँ पे भरा है। इस पर आप बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हो। आप इस पर बैक्टीरिया इंक्यूबेट कर दीजिए, कहीं से लाकर बैक्टीरिया थोड़ा छोड़ दीजिए, तो बैक्टीरिया उस पर ग्रो करेगा, कॉलोनी बना लेगा, तो बैक्टीरियल कॉलोनी आपको दिखाई देने लगेगी। ठीक है, ये कल्चर प्लेट, और इस पर आपने बैक्टीरिया ला के छोड़ा, तो बैक्टीरिया यहाँ पे वो बढ़ता 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 उसकी कॉलोनी आपको बढ़ती दिखाई देगी कि ये बढ़ता चला जा रहा है। तो बैक्टीरिया का हम लोग कल्चर फॉर्मेशन कर सकते हैं लैब में, इन पेट्री डिश, ओवर सूटेबल कल्चर मीडियम। तो ये यही कर रहे थे, नीमोकोकस को ग्रो करा रहे थे, क्योंकि ये नीमोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को ग्रो करा के उसके खिलाफ वैक्सीन डेवलप करना चाहते थे। जीवाणु की संवर्धन प्लेट पर वृद्धि करता है, तब इसकी कुछ चिकनी चमकीली कॉलोनी, तो मैं चिकनी चमेली पौवा चढ़ा के आई, ये वो नहीं भैया, चिकनी चमेली नहीं, चिकनी चमकीली कॉलोनी कह रहा। तुम लोग तो बिल्कुल इधर उधर पता नहीं कहाँ निकल जाते हो चिकनी सुनते ही। तो चिकनी चमेली, अरे भैया चिकनी चमकीली कॉलोनी, और दूसरी सक्ष कॉलोनी, तो कुछ स्मूथ कॉलोनी और कुछ रफ कॉलोनी, दूसरी सक्ष कॉलोनी का निर्माण होता है। तो इन्होंने देखा दो तरह की बैक्टीरिया कॉलोनी बन गई, कुछ चिकनी चमकीली और कुछ सक्ष कॉलोनी, रफ कॉलोनी। ये एस प्रभेद के जीवाणु में श्लेष्मायुक्त आवरण होता है, जबकि आर प्रभेद में यह आवरण नहीं होता। तो ये जो हमारी बैक्टीरियल कॉलोनी बनी, उसके दो वेरिएंट हो गए, बैक्टीरिया की दो वेरिएंट हो गए, एस वेरिएंट, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। आर प्रभेद स्ट्रेन प्रभेद वैरायटी, एस प्रभेद वैरायटी।
वो कॉलोनी जो दिखने में चिकनी चमकीली थी, वो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, एस प्रभेद के बैक्टीरिया, और वो जो दिखने में रफ थी, खुरदुरी टाइप की थी, वो आर प्रभेद। तो जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु को संवर्धन प्लेट पर वृद्धि करवाया गया तो इसकी कुछ चिकनी चमकीली कॉलोनी बनी व कुछ दूसरी सख्त कॉलोनी का निर्माण हुआ। यह एस प्रभेद के जीवाणुओं में श्लेष्मा युक्त आवरण होता है, इस कारण हुआ। तो एस कॉलोनी जो स्मूथ दिखने में चिकनी चमेली लग रही है, चिकनी चमकीली कॉलोनी लग रही है, उसके चारों तरफ बेसिकली म्यूकोपॉलीसैकेराइड का कोट है, बहुशर्कराइड श्लेष्मा जो म्यूकस सिक्रीशन हुआ, म्यूकोपॉलीसैकेराइड बहुशर्कराइड का, उसके चारों तरफ एक आवरण। एस प्रभेद के जीवाणुओं में श्लेष्मा युक्त आवरण होता, बहुशर्कराइड पॉलीसैकेराइड म्यूकोपॉलीसैकेराइड का कोट है उसके चारों, जबकि आर प्रभेद में रफ कॉलोनी में ये आवरण नहीं होता। तो इनके चारों तरफ वो कोटिंग नहीं है, वो कोट पहन के जो वो चमकीली दिख रही है, वो आवरण इसमें नहीं है। ऐसे प्रभेद से संक्रमित चूहे निमोनिया से मर जाते हैं, जबकि आर प्रभेद से निमोनिया नहीं होता। अब ये जो एस प्रभेद है, जिसके चारों तरफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड कोट है, कॉलोनी चमकीली दिख रही है, और आर प्रभेद जिसके चारों तरफ ये कोट नहीं है, कॉलोनी रफ दिख रही है, तो एस प्रभेद वाला जो बैक्टीरिया है, ये अगर चूहे में इन्फेक्शन करेगा तो ये विरुलेंट है। विरुलेंट का मतलब उग्र है, उग्र का मतलब बवाली है। तो इसके इन्फेक्शन से माइस में, चूहे में क्या हो जाएगा, निमोनिया हुआ, और अल्टीमेटली वो टिकट पकड़ के प्रभु शरण में गया, मिल गया प्रभु की आत्मा का परमात्मा में विलन हो गया, निकल लिया। और अगर आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को, आर प्रभेद बैक्टीरिया को हम इंजेक्ट करते हैं किसमें, माइस में, इन्फेक्शन तो होगा लेकिन निमोनिया नहीं होगा, क्योंकि वो विरुलेंट नहीं है। तो इससे निमोनिया नहीं होगा, तो ये हमारा माइस मौज करेगा, पनीर खाएगा, मोटा हो जाएगा, मरेगा नहीं। तो चूहा मोटा हो गया, और यहाँ पे चूहा निकल लिया। ठीक है। तो जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु के संवर्धन प्लेट पे बनाता है तो चिकनी कॉलोनी बनती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा उसके तरफ चारों ओर बहुत पॉलीसैकेराइड की कोट है, इस वजह से होता है। जबकि आर स्ट्रेन में आवरण नहीं होता। एस स्ट्रेन, जिसको कि हम लोग बोलेंगे उग्र, एस प्रभेद उग्र है, विरुलेंट है, से संक्रमित चूहे निमोनिया संक्रमण से मर जाते हैं। जबकि आर स्ट्रेन से संक्रमित चूहों में निमोनिया नहीं होता। निमोनिया नहीं होगा तो मरेगा नहीं। तो देखिए एस प्रभेद, एस स्ट्रेन प्रभेद, एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया, चूहे में प्रवेश कराया, इंजेक्शन लगा दिया, चूहा मर गया, माइस डाइड, तो चूहा निकल लिया। आर प्रभेद को चूहे में प्रवेश कराया, माइस जिंदा रहा, तो अब चूहा जिंदा रहा, खा पी के और मोटा हो गया, यहाँ मर गया आर प्रभेद को। अब क्या करेंगे हम, आगे चलें। ग्रिफिथ ने जीवाणुओं को गर्म करके उन्हें मृत पाया। तो ग्रिफिथ ने ये देखा कि अगर हम जीवाणु को हीट कर दें, गर्म कर दें, तो वो डेड हो जाते हैं, बैक्टीरिया को, जीवाणु बैक्टीरिया। उसने पाया कि गर्म करने पर मृत एस प्रभेद जीवाणु को चूहे में प्रवेश कराने पर उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो एस प्रभेद, जब आप उसको जीवित को इंजेक्ट कर रहे थे चूहे में, चूहा मर जा रहा था। अब उन्होंने एस प्रभेद ताप से मृत, हीट किल्ड, उसको चूहे में इंजेक्ट किया, चूहा जीवित बना रहा, निमोनिया नहीं हुई। एस प्रभेद जब जिंदा, लाइव उन्होंने इंजेक्ट किया चूहे में, तब चूहा मर गया। अब उन्होंने एस प्रभेद को हीट से किल्ड कर दिया, गर्म करके एस प्रभेद, एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को मार के उसका सत कह लीजिए या डेड सेल्स कह लीजिए, उसके सत को इन्होंने इंजेक्ट किया चूहे में, तो चूहा जिंदा बना रहा। लेकिन जब गर्म करने से मृत एस व सजीव आर जीवाणुओं के मिश्रण को चूहे में प्रवेश कराएगा, तब चूहे की मृत्यु हो गई। अब इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड, ताप से मृत एस स्ट्रेन, ध्यान से सुनो भैया, पानी लाई हूँ, मुँह धो लो। एस स्प्रेड हमारे एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को, जिसको कि ताप से मृत कर दिया, प्लस उसके एक्सट्रैक्ट को, उसके सार को, उसके तत्व को आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, आर प्रभेद बैक्टीरिया जो लाइव था, उसके साथ मिला के इंजेक्ट किया चूहे में, तो चूहा मर जाता है। और मरने के बाद इसका कर दीजिए पोस्टमार्टम, ऑटोप्सी, तो इसके ऊतक में आपको जिंदा एस स्ट्रेन मिल गए। ये कैसे आ गए जिंदा एस स्ट्रेन? आपने तो एस स्ट्रेन
डेड इंजेक्ट किए थे। जब ये चूहा मर गया तो उसकी जब आपने पोस्टमार्टम किया कि इसको किसने दवाई खिला दी, किसने इसकी जान ले ली, तो पता लगा कि भैया उसमें क्या मिला, उसमें मिले हमें जिंदा एस स्ट्रेन। तो ग्रिफिथ साहब ने बोला कि कोई चीज़ आर स्ट्रेन लाइव बैक्टीरिया से, कोई चीज़ एस स्ट्रेन मत बैक्टीरिया, कोई चीज़ एस स्ट्रेन मत बैक्टीरिया के एक्सट्रैक्ट से आर स्ट्रेन लाइव में ट्रांसफ़र हुई है। फिर से सुन लो, कोई चीज़ एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के सत से, जो मरे हुआ उसका सत सेल से थी, उसका जो एक्सट्रैक्ट था उससे कोई चीज़ आर स्ट्रेन लाइव में ट्रांसफ़र हुई, स्थानांतरित हुई और उसे स्थानांतरित चीज़ ने इसका रूपांतरण कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, इसको बदल दिया आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में। तो ग्रिफिथ ने बताया कि आर प्रभेद जीवाणु तापमृत एस प्रभेद जीवाणुओं द्वारा रूपांतरित हो गए हैं। आर स्ट्रेन जीवाणु हीट किल्ड तापमृत एस स्ट्रेन जीवाणु द्वारा रूपांतरित हो गए। यह रूपांतरित कारक तापमृत एस प्रभेद से आर प्रभेद में स्थानांतरित होने के कारण ये जो रूपांतरित हुआ, कोई कारक तो होगा, कोई चीज़ तो होगी, तो ये रूपांतरित कारक तापमत एस प्रभेद से, हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में स्थानांतरित हो गया। आर प्रभेद में स्थानांतरित होने से इसमें चिकनी बहुशर्कराइड आवरण का निर्माण हो गया, जिससे वह उग्र रूप में परिवर्तित हो जाता। यह निश्चित ही आनुवांशिक पदार्थ के स्थानांतरण के कारण हो पाया। इस प्रयोगों से आनुवांशिक पदार्थ के जीव रासायनिक प्रकृति के बारे में नहीं बताया जा सकता। तो इन्होंने बोला कि कोई जेनेटिक मटेरियल था, वो जेनेटिक मटेरियल हीट किल्ड, हीट से किल्ड, ताप से मृत, हमारे एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से ट्रांसफ़र हो गया, गेट ट्रांसफ़र इनटू आर स्ट्रेन लाइव, आर प्रभेद वाले लाइव में चला गया जीवित में, और उसने आर प्रभेद वाले लाइव का रूपांतरण कर दिया एस स्ट्रेन लाइव में। दिक्कत क्या थी, दोनों में अलग अलग क्या थे? अलग अलग ये थे कि आर स्ट्रेन के चारों तरफ कोट नहीं था, एस स्ट्रेन के चारों तरफ कोट था। तो जो कोट था वो कोट किसकी वजह से बन रहा है? अब थोड़ी सी टेक्निकल बात समझो जो यहाँ बताई नहीं गई। वो कोट बन रहा है जीन की वजह से। जीन क्या है? डीएनए। वो जीन की वजह से इसके चारों तरफ कोट है। अब इसके चारों तरफ सुरक्षा आवरण है। जैसे कर्ण पैदा हुआ था कवच कुंडल के साथ, तो अर्जुन कितने भी तीर मारता उसको लगती ना, कितने भी तीर मार ले। तो यहाँ अर्जुन कौन है? यहाँ अर्जुन है इम्यून सिस्टम। इसका किसका? चूहे का। चूहे का इम्यून सिस्टम जैसे ही इन्फेक्शन हुआ उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएगा, इसको मारने की सोचेगा, लेकिन इसके चारों तरफ आवरण है, मार नहीं पाता। और जब आर स्ट्रेन वाला इंजेक्ट किया जाता है तो आर स्ट्रेन का ये आवरण है नहीं, तो इम्यून सिस्टम इसको मार गिराता है। तो चूहे में निमोनिया नहीं होता, लेकिन इस वाले की वजह से निमोनिया हो जाता। अब इसका जो आवरण था वो जीन की वजह से था, वो जीन इसके पास आ गया, आर स्ट्रेन के पास। तो आर स्ट्रेन के चारों तरफ भी म्यूकोपॉलीसैकेराइड का कोट बन गया। तो ये भी दिखने में अब चिकना हो गया, चिकनी चमेली पौवा चढ़ा के आई। अब इस पर इम्यूनोलॉजी, हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा नहीं चूहे का, काम नहीं करेगा। तो ये आर स्ट्रेन बेसिकली रूपांतरित हो गया इस स्ट्रेन में। रूपांतरण होने का कारण क्या है? रूपांतरण होने का कारण है कि समथिंग हैज़ बीन ट्रांसफर्ड। एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया के एक्सट्रैक्ट से समथिंग हैज़ बीन ट्रांसफर्ड। वो समथिंग क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए। ये तो आगे पता लगा ना डीएनए। अभी तो हम लोग ये बोला कि भैया वो आनुवंशिक मटेरियल है, आनुवंशिक मटेरियल के इस पर ट्रांसफ़र होने से ये रूपांतरण हो गया। आ गई बात समझ में सारी? तो है क्या है? ये कि एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन दो स्ट्रेन है। आर स्ट्रेन के चारों तरफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड का कोट नहीं है, एस स्ट्रेन के चारों तरफ ये कोट है, इस वजह से चिकनी दिखता है। और इसके कोट होने की वजह से इम्यून सिस्टम इसको ख़त्म नहीं कर पाता। तो जब इसको आपने हीट किल्ड किया इस स्ट्रेन को, ये तो मर गया बैक्टीरिया, लेकिन इसका डीएनए अभी काम कर रहा। वो डीएनए ट्रांसफ़र हो गया आर स्ट्रेन में, और आर स्ट्रेन के पास वो जीन आ गया जो जीन उसके पास था नहीं, और जीन ना होने के वजह से उसके चारों तरफ कोटिंग नहीं थी। अब उसको वो डीएनए जीन मिल गया तो उसके चारों तरफ भी कोटिंग बन गई। कोटिंग बन गई तो बेसिकली उसका रूप परिवर्तित हो गया, वो आर स्ट्रेन से एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हो गया।
और अब इम्यून सिस्टम उसको मार नहीं पाएगा, उसके चारों तरफ सुरक्षात्मक आवरण बन गया। अब वो बैक्टीरिया निमोनिया कॉज कर सकने में सक्षम हो गया, क्योंकि उसको भाई दो पहलवान लड़ेंगे तो एक जीतेगा ना। पहले तो इम्यून सिस्टम उसको मार ही दे रहा था तो निमोनिया नहीं कर पा रहा था, उसके चारों तरफ सुरक्षात्मक आवरण बन गया, वो निमोनिया कर देगा। तो ऐसा इसलिए हुआ है कि ये उग्र रूप में परिवर्तित हो गया। और ये उग्र रूप में परिवर्तित होने का कारण क्या है? आनुवंशिकी पदार्थ का स्थानांतरण। अब ये आनुवंशिकी पदार्थ कौन सा है? वो मतलब हमारा लिपिड है, वो हमारा प्रोटीन है, आरएनए है, डीएनए है, ये अभी नहीं पता, लेकिन समथिंग हैज़ बीन ट्रांसफर। तो ग्रिफिथ साहब ने बोला था कि कुछ चीज़ ट्रांसफ़र हुई है जिसने ट्रांसफॉर्मेशन किया। आगे चलूँ? चलिए आगे चलते हैं। रूपांतरणीय सिद्धांत के जीव रासायनिक लक्षण। अब इसके रूपांतरित पदार्थ के जीव रासायनिक बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन रूपांतरित पदार्थ सिद्धांत के, ये जो समथिंग ट्रांसफ़र हुई है, रूपांतरित सिद्धांत के जीव रासायनिक लक्षण क्या है, बायोकेमिकल, उसका कैरेक्टराइजेशन क्या? ओसवाल्ड एवेरी, कोलिन मैक्लियोड, ओसवाल्ड एवेरी, कोलिन मैक्लियोड, मैकलिन मैककार्टी, 3 साइंटिस्ट के नाम आए हैं। ओसवाल्ड एवेरी, कोलिन मैक्लियोड, मैकलिन मैककार्टी के कार्य से पहले ऐसा समझा जाता था कि आनुवंशिकी पदार्थ प्रोटीन है। तो ऐसा माना जाता था कि वो आनुवंशिकी पदार्थ जो ट्रांसफ़र हुआ है हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में, बेसिकली वो प्रोटीन है, ऐसा माना जाता था। ऐसा साइंटिस्ट सोच के चल रहे थे, एजम्पशन चल रहे थे। ग्रिफिथ के सभी प्रयोगों के आधार पर रूपांतरित सिद्धांत की जीव रासायनिक प्रकृति के बारे में पता चला। तो ग्रिफिथ के प्रयोग के आधार पर रूपांतरित सिद्धांत की जीव रासायनिक प्रक्रिया के बारे में पता चला। तो इन प्रयोगों को और परिष्कृत तौर पे किया गया और ये जान पाए हम लोग कि उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है। तापरत एस कोशिकाओं से जैव रसायनों को अलग कर, तापरत हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से जो एक्सट्रैक्ट निकाला, जो उसमें से जैव रसायन निकाले, बायोकेमिकल्स, बायोमोलिक्यूल्स जो निकाले, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए आदि को अलग कर यह पता लगाने के लिए शोधित किया कि इसमें से कौन आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में रूपांतरित करने के लिए जिम्मेदार है, सहायक है। उन्होंने इस बात का पता लगाया कि तो ये कोलिन, ये जो हमारे ओसवाल्ड एवेरी, कोलिन मैक्लियोड और मैककार्टी, अब इन्होंने सभी चीज़ें अलग अलग कर ली, प्रोटीन अलग, डीएनए अलग, आरएनए अलग। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा अल्टीमेटली ये जानने में सफल हो गए कि डीएनए अपने आप में, केवल डीएनए अकेला ही आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में बदल सकता है। उन्होंने इस बात का पता लगाया कि एस जीवाणु का केवल डीएनए ही आर जीवाणु को रूपांतरित कर सकता है, केवल डीएनए ही कर सकता, और कोई नहीं करेगा। उन्होंने इस बात को पता लगाया कि प्रोटीन पाचक एंजाइम, आरएनए पाचक एंजाइम इस रूपांतरण को प्रभावित नहीं करते। तो ये एक्सट्रैक्ट जो इन्होंने निकाले, वो एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद मानिए उसमें अब इसमें जो है प्रोटीन्स भी हैं, इसमें लिपिड भी है, इसमें आरएनए भी है, इसमें डीएनए भी है। अब इसमें हम मिला दें प्रोटीन पाचक एंजाइम, प्रोटीन को पचा देंगे, लिपिड पाचक एंजाइम, लिपिड को पचा देंगे, आरएनए पाचक एंजाइम, आरएनए को पचा देंगे, डीएनए एज इट इज़। अब इसको हम इंजेक्ट कर दें, इसको आप प्रोवाइड कर दीजिए आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को, और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया इस स्ट्रेन में बदल जाए, तो इसका मतलब है कि डीएनए ही वो मटेरियल है, वो तत्व है जो ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा। अब इस वाले में जो आपने परख नली में लिया था, अब आपने इसमें प्रोटीन का डाइजेशन कर दिया, डीएनए का डाइजेशन कर दिया, लिपिड का डाइजेशन कर दिया, आरएनए एज इट इज़ छोड़ दिया। अब इसको इंजेक्ट करिए, ट्रांसफॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। इसी तरह से जिसमें आपने प्रोटीन को छोड़ दिया, प्रोटीन का डाइजेशन नहीं किया, बाकी चीज़ों को आपने ख़त्म कर दिया है डाइजेस्टिव एंजाइम से, तो अब आप इसको इंजेक्ट करिए, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। तो क्या बात साबित हो गई? इससे बात साबित हो गई कि केवल डीएनए ही इस ट्रांसफॉर्मेशन को, रूपांतरण को सक्षम करने में, प्रतिपादित करने में रोल प्ले कर रहा। इसीलिए रूपांतरित पदार्थ प्रोटीन या आरएनए नहीं है, केवल वो डीएनए है जो ये रूपांतरण कर पा रहा।
डीएनएज से पाचन के बाद रूपांतरण प्रक्रिया बंद हो जाएगी। और अगर हम डीएनएज का, डीएनए को पचाने वाला एंजाइम डीएनए से पाचन करवा देंगे बायोमोलिक्यूल्स का, तो रूपांतरण प्रक्रिया नहीं होगी। इससे स्पष्ट है कि डीएनए ही रूपांतरण के लिए जिम्मेदार है। इससे यह निष्कर्ष निकाला कि डीएनए जो है वो आनुवंशिक पदार्थ है, लेकिन सभी जीव वैज्ञानिक अभी भी इससे सहमत नहीं थे। ठीक, डीएनएज और डीएनए के बीच क्या अंतर है? डीएनएज का मतलब है बहुत सारे मॉलिक्यूल डीएनए के, डीएनएज बहुत सारे मॉलिक्यूल डीएनए के। भाई ये आपका वो बोलते हैं ना हम लोग प्लूरल फॉर्म, डीएनए के मॉलिक्यूल बहुत सारी मात्रा में। और डीएनएज का मतलब है डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, जो डीएनए को छिन्न भिन्न कर देगा। ये अंतर है दोनों के बीच में। ठीक, चलिए आगे। अब हमारा आ रहा है आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, इसके लिए एक्सपेरिमेंट। तो इसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, कौन सा एक्सपेरिमेंट किसने किया, कब किया, क्यों किया, हमसे पूछा भी नहीं, बताया भी नहीं। तो हम भी उसको एक दिन का ब्रेक देते हैं कि बेटा हमारी अनुमति के बगैर आज तो ना हो पाएगा, कल होगा। अब ये आनुवंशिक पदार्थ डीएनए, एक दिन तो तुम एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओगे। तो चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लें। क्या हमारी उधर स्लाइड्स में कुछ क्वेश्चन है? तो चलते हैं अपना हम लोग स्लाइड्स की तरफ। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये वाला आप चाहो तो फ़ोटो ले लो इसकी, होल्ड करके देखिए क्या दिखा रहा है कि जब इन्होंने रफ स्ट्रेन आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया, माइस जिंदा बना रहा। एस स्ट्रेन को किया, विरुलेंट था, उग्र था, माइस मर गया। फिर इन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया, माइस जिंदा बना रहा। फिर इन्होंने हीट किल्ड इस एस स्ट्रेन अलॉन्ग विद आर स्ट्रेन लाइव, माइस मर गया। और इसकी जब ऑटोप्सी करेंगे आप तो उसमें हमको एस स्ट्रेन बैक्टीरिया की प्रेजेंस मिलेगी। ठीक है, तो ये समझने के लिए थोड़ा इजी है। इसको आप 1 मिनट मेरा ये लेक्चर को होल्ड करके पॉज करके ये डाउनलोड कर लो। चलिए आगे चलें। ग्रिफिथ इफेक्ट क्या है? बेसिकली ग्रिफिथ इफेक्ट है ट्रांसफॉर्मेशन, बैक्टीरिया का रूपांतरण। ग्रिफिथ इफेक्ट को हम कैसे बता सकते हैं? ग्रिफिथ इफेक्ट को हम बता सकते हैं बैक्टीरिया का रूपांतरण, रूप में अंतर आ गया, रूप बदल गया। इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट माइस डाइड, माइस कब मर गया था? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में माइस डाइड व्हेन इंजेक्टेड विद हीट किल्ड एस स्ट्रेन। नहीं, हीट किल्ड एस स्ट्रेन से नहीं मरा था। हीट किल्ड एस स्ट्रेन कंबाइंड विद आर स्ट्रेन। हाँ, जब आपने तापव्रत एस स्ट्रेन को प्लस आर स्ट्रेन, तो आपका आर प्रभेद लाइव जिंदा और तापम्रत एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया, तो एस स्ट्रेन से समथिंग हैज़ बीन ट्रांसफ़र, उससे कोई चीज़ इधर ट्रांसफ़र हुई एंड वो चीज़ ने क्या कर दिया, इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, निमोनिया हो गया। तो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया आर प्रभेद बैक्टीरिया एस प्रभेद बैक्टीरिया में बदल गया, क्योंकि उसके चारों तरफ भी चिकनी चमेली कोट बन गया। वो कोट क्यों बन गया? क्योंकि डीएनए आ गया, जीन आ गया। अब कोट बन गया, अब इस पर जितने भी कवच कुंडल इसको प्राप्त हो गए कर्ण के, कितने भी इस पर तीर चला ले, माइस की इम्यून सिस्टम ये मरेगा नहीं। ये क्या करेगा? ये निमोनिया करके ही मानेगा, रायता फैला के ही मानेगा। अभी प्रायर टू द वर्क ऑफ ओसवाल्ड, एवेरी, मैक्लॉयड और मैककार्टी, द जेनेटिक मटेरियल थॉट टू बी, क्या माना जा रहा था? प्रोटीन। हम लोग ये मान रहे थे, मतलब साइंटिस्ट ये मान रहे थे कि वो प्रोटीन होता है। इन माइक्रोबियल जेनेटिक्स विच वन इज रेफर्ड एज ग्रिफिथ इफेक्ट। ग्रिफिथ इफेक्ट किसको बोला था? ट्रांसफॉर्मेशन को बोला है ग्रिफिथ इफेक्ट। माइक्रोबियल जेनेटिक्स में किसको हम लोग ने ग्रिफिथ इफेक्ट बोला है? हम लोगों ने ग्रिफिथ इफेक्ट बोला ट्रांसफॉर्मेशन, बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्म होना फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम रफ टू स्मूथ, ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, रूपांतरण हो गया।
विच अमंग द फॉलोइंग जीनस ऑफ बैक्टीरिया वॉज यूज इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट? नीमोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी विच इज़ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ निमोनिया। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पे काम कर रहे थे, बेसिकली वो वैक्सीन डेवलप करना चाहते थे। अब हम लोग आ रहे हैं एल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज के एक्सपेरिमेंट पे, जिन्होंने साइंटिफिकली इस बात को प्रूव कर दिया, सिक्का बंद मोहर लगा दी। हालांकि प्रूव तो उससे भी हो गया था, लेकिन कुछ साइंटिस्ट अभी भी झक्की होते नहीं मानते, हम तो नहीं मानेंगे, मैं वो दिखाऊँ। कुछ एक होते हैं ना जो रायता फैलाते हैं, नहीं हमें प्रूफ दो कि भैया इतना हुआ, इतने मर गए। नहीं भैया, हमको तो प्रूफ दो तब हम मानेंगे। वही चीज़ यहाँ पे एल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज के एक्सपेरिमेंट के बाद साइंटिफिकली ये प्रूव हो गया कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आज अभी नहीं, कब पढ़ेंगे? ब्रेक के बाद। ओके, तो हम लोग का यहाँ पे आके वाणी को विराम देने का समय आ गया है। काफ़ी देर से अकर बकर हो गई है। आनुवंशिकी पदार्थ क्या है, इसके बारे में एल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज के एक्सपेरिमेंट को मिलते हैं ब्रेक के बाद। इतना पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए और बने रहिए किसके साथ? मेरे साथ। 9:30 रहोगे तो ऐश करोगे। बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।